अरुण शर्मा सर, आपसे शुरू करूं, फिर उसके बाद जम्मू सर के पास चलूंगा, महाराष्ट्र की बात करेंगे, जय सर के पास भी चलेंगे। अरुण सर, ये जो पूरा मामला है, दो तीन चीजें एक साथ, एक राहुल गांधी जो प्रति दिखा रहे हैं वो पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान दिखाते रहे, लखनऊ की ईस्टर्न बुक कंपनी ने उसको प्रकाशित किया, ये सब जानते हैं। उसको लेकर के एक ऐसे फेक नैरेटिव की भाजपा को जरूरत क्यों पड़ी? नोटबुक और संविधान की बुक में उनको अंतर समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके का वीडियो शेयर कर रहे हैं वो। दूसरा, महाराष्ट्र में चुनाव के ऊपर क्या आप इसका कुछ असर देख पा रहे हैं पिछले 24 घंटे में इस एक्टिविटी के बढ़ने से? जी सर, पहले तो जो इंस्टांस हुआ वहां पर, जो रशिम बाग है नागपुर में जहां सम्मेलन किया गया, वो सम्मेलन जो किया गया वो ओबीसी युवा अधिकार मंच नाम की एक संस्था है जिसने किया, और वो सामाजिक संस्था है। खासतौर से नागपुर में जो सभा का आयोजन किया गया उसमें राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं था, ना ही कांग्रेस का उसमें कोई लेना देना था, बल्कि राहुल गांधी जी वहां पर एक अतिथि भाव से गए थे। उनको निमंत्रण बकायदा दिया गया था और वहां पर 200 सामाजिक संगठन शामिल हुए थे उस कार्यक्रम में। और वैसे सम्मेलन जहां आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, वहां भी हमारी मित्र मंडली है, उनमें हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, और वो खुद भी ओबीसी से आते। ये उनके द्वारा किए गए 5-6 सम्मेलन इस प्रकार के पूरे हिंदुस्तान में हो चुके। अब बात आती है, जब पहला सम्मेलन हुआ वहां तो मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी उसकी, तो वहां पता नहीं नोटबुक बांटी या नहीं बांटी, हमने उसको पॉइंट आउट नहीं किया, पर बाकी जगह कई जगह ऐसे हुआ कि उन्होंने वो नोटबुक बांटी। नोटबुक में राय साहब और बुक में अंतर ये होता है कि बुक जो है वो किसी विषय पर लिखी हुई होती है, चाहे वो हमारी संविधान की किताब ही क्यों ना हो, कोरी नहीं होती। और नोटबुक कभी भी लिखी हुई नहीं होती, क्योंकि उस पर जो सुनने जा रहा है वो या तो वक्ता का वक्तव्य क्या दे रहा है उसके पॉइंट्स नोट करता है, इसीलिए साथ में पेंसिल या पेन भी दिया गया था। तो या फिर वो कुछ उस पर अपनी टिप्पणी करना चाहे, कहीं भूल ना जाए, तो उस पॉइंट को वो नोट कर लेता है। अब फडणवीस साहब हैं, उन्होंने उड़ता हुआ तीर पकड़ लिया। अब उड़ता हुआ तीर पकड़ लिया है तो साहब वो आया तो उन्हीं की तरफ है, अब वो लगा कहां पर है ये मुझे नहीं पता, पर ना उनकी एक निहायत बेशर्मी वाला मैं एक वाक्य आपको बता देता हूं, जो आपने भी अभी कहा, जो सदाभाऊ खोत जो है। सर आपको पता है वहां पर फडणवीस साहब बैठे हुए थे और जो शब्द कहे गए, मैं एक जनरल सामाजिक बात करता हूं, अगर कोई व्यक्ति जिसको इस प्रकार की पीड़ा मिली हो जीवन में और उसने उस पीड़ा को पार पाके सामाजिक कार्य भी किया हो, जनता की सेवा भी की हो, तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए मन में सहज ही सेवा भाव आ जाता है। और जब नाम लिया जाता है महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र में घूम कर आया हूं, जब नाम लिया जाता है शरद साहब का, तो उनको बड़े साहब कहा जाता है। नाम उनका कोई नहीं लेता पूरे महाराष्ट्र में। पूरे महाराष्ट्र में अगर ये कह दिया जाए कि बड़े साहब ने कहा, इसका मतलब वो उन्हीं ने कहा। अब उनके प्रति ऐसे द्वेष, ऐसी नफरत, और उसके अंदर हाजिरी किसकी? फडणवीस की। बल्कि मुझे एक वाक्य याद आता है जहां पर शायद 2 महिलाएं भी बैठी हुई थी और शायद मुख्यमंत्री की पत्नी भी बैठी हुई थी, और एक बात कह दी गई थी। मैं उस आदमी का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि जो बात कही गई थी वो बड़ी निर्लज्जता से और बड़ी बेशर्मी से कही गई थी। और फडणवीस ने ऐसी ही एक बात को बड़ी बेशर्मी, निर्लज्जता से सुना, और जो संजय हैं उनको कहना पड़ा। बल्कि जो शब्द उन्होंने कहा
उन्होंने कहा फडणवीस के कुत्ते। ये फडणवीस के कुत्ते कौन कौन से हैं पहले तो ये पता करो, और बीजेपी के कुत्ते कौन है, क्योंकि वो बीजेपी से बिलोंग करता हुआ आदमी है, जिसके विषय में संजय ने कहा। मैं संजय का शब्द पकड़ रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है। उससे पहले एक और वाकया हुआ था, हमारे जो वहां के कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी बेटी के लिए क्या कहा गया था, जो कि डॉक्टर हैं प्रोफेशन से। सर, ये जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं ना, मात्र चुनाव की जीत के लिए। और ये तो पहले आपने देखा है, मुजरा, भैंस और मंगलसूत्र, ये क्या क्या कहा गया। अब देखो, मैंने उस समय भी आपको कहा था कि ये जो बीजेपी वाले हैं, ये गटर की औलाद हैं, गटर से आए हुए लोग हैं, इसलिए ये नीचे, बेल्ट के नीचे ये अटैक करते हैं। और अब क्या कहा गया कि आपकी बेटी को, आपकी बहन को उठा लिया जाएगा। और जो उन्होंने कहा लाल रंग की किताब, तो मेरी एक संस्था है जय हिंद सेवादार समिति, 29 कैंप लगाए हैं। आशुतोष बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, उन्होंने मेरे एक कैंप का उद्घाटन किया हुआ है, 2-3 कैंप का डॉक्टर हर्षवर्धन ने उद्घाटन किया हुआ है, 2-3 राम बाबू शर्मा हुआ करते थे, उन्होंने किया था, मांगेराम गर्ग साहब ने किया था। मतलब विशिष्ट लोग हम बुलाते थे इसलिए कि वहां पर ब्लड डोनेट करने वाले आ जाएं। मुझे आज तक, मैंने इतना ब्लड लिया है, मतलब उसमें एक कैंप के अंदर 105-6 हम लोगों का ब्लड लेते थे। आज तक मुझे सफेद रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का ब्लड नहीं मिला, लाल रंग का ही ब्लड मिलता था। और वो ब्लड जीटीबी हॉस्पिटल जाया करता था, बल्कि डॉक्टर हमें ये कहा करते थे कि भाई पता रखा करो, और हम उनको नाश्ता, चाय पानी जो देने आता था, ब्लड पहले देते थे और उसके बाद भी देते थे, ताकि वो व्यक्ति कमजोरी से गिर ना जाए। अब शुद्धता देखो, नीचता देखो क्या है। उसी लाल रंग को समाजवादी पार्टी की जो टोपी है, जो उनका सम्मान है, उससे जोड़ दिया गया। सर, अभी तो छठ पूजा गई नहीं है, अभी चल रही है। मेरी बेटियां, मेरी बहनें उसी लाल रंग से अपने मांग में सिंदूर भरती हैं और वो सुहागन कहलाती है। तो ये रंगों को जब बांट देते हो आप, तो हमें शब्द कड़े चुनने पड़ते हैं, मजबूर हैं, क्योंकि मैं फिर दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, बीजेपी हर बार एक ऐसी नीच दिखाई देगी, नीचता हर बार गटर के अंदर उतरेगी, और गटर में जो सबसे आखिरी वाला पाइप होता है, वहां तक जाने की कोशिश करेगी। क्यों? उसका कारण है, कारण यह है कि आरएसएस में महिलाओं का वर्चस्व है ही नहीं, उनकी उपस्थिति नहीं है, इनको समाज में रहना नहीं आता, सामाजिक संस्थाएं चलानी नहीं आती। इसीलिए संविधान, जो कि स्वायत्त संस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है, उनका भद्दा मजाक ये लोग उड़ाते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो अपनी मां से बर्तन मंजवा लेता है, खुद भीख मांग लेता है प्रधानमंत्री के लिए, और जने क्या क्या कर देता है, गुरु नानक साहब की मीटिंग करा देता है, बहुत कुछ कराता है वो। ये चुनावों में ये सारी नीचता आपको, एक पार्टी विशेष जिसका नाम बीजेपी है, वो भारतीय झगड़ालू पार्टी है, वो झगड़ा करने पर उतारू रहती है, और नीचता इतनी करती है कि उस झगड़े में वो सुअर की तरह काम करती है, वो विष्ठा की ओर ले जाती है आपको। तो मेरा मानना यह है, अगर इनको ना सुनकर अपना काम किया जाए, अपने ध्येय, अपने लक्ष्य की तरफ जाया जाए, तो शायद ज्यादा वो फ्रूटफुल होगा, या उसको प्रोडक्टिव कहेंगे। ये हमेशा ही डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, बेल्ट के नीचे अटैक करते हैं, चाहे इनकी महिलाएं भी हो। आप देख लो, मैं उदाहरण दे सकता हूं नाम देके। तो मुझे लगता है ये जो संविधान को बचाओ का आंदोलन जो चल रहा है, वो कामयाब होगा। और राहुल जी पर जो आक्षेप लगाया जा रहा है, वो बिल्कुल निरर्थक है। बल्कि मेरे पास जो उनकी टीम का एक सदस्य है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन भेजा है, मुझे भी भेजा है पर्सनली, कि वहां पर बुक के साथ साथ एक उससे पहले नोटबुक दी गई थी जो कोरी थी, साथ में पेन या पेंसिल भी दी गई थी, ऐसा उन्होंने बताया।
आपको क्लेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वो वीडियो में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे जी रहा है। ये जी नोटबुक है, उसकी प्रिंटिंग अलग तरीके से है, उसका जो पेज है, कलर है, जो डिजाइन है, वो सारी चीजें अलग हैं, बाइंडिंग अलग दिख रही है। वो वीडियो में कोई भी देख करके समझ सकता है। ये केवल ये डिफरेंस, ये अंतर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देख पाई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर ऐसी वो कौन देखना सी। नहीं चाहती, क्योंकि हाँ मालवीय हाँ। साहब क्या करेंगे, उनको नौकरी किस बात की दी हुई है? वो तो नौकर है ना दरअसल बीजेपी का। वो नौकर बड़ा दुष्ट है। ये सब वही उन्हीं की उपज होती है। वो बार बार चीजों को फरेब से उसको उलझाकर अपनी प्रस्तुति करते हैं और अपने भोंडे होने का प्रदर्शन करते हैं वो। जी बिल्कुल, सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरत थी, या फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके चलते इस तरीके का कदम उठाना पड़ रहा है। बीते कुछ समय से लगातार ये दिख रहा है कि भाजपा की तरफ से कोई भी नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की जाती है, फॉल्स नैरेटिव, फर्जी नैरेटिव, उसका काउंटर कांग्रेस इतनी तेज करती है कि उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, इम्पैक्ट ज्यादा होता है। और एक नहीं, सर, कई बार चुनाव उन्होंने जीतना है। चुनाव हारे हुए व्यक्ति की छटपटाहट जो होती है वो कैसी होती है, वो आपको देखने को वहां उसमें झारखंड में भी मिल रहा है, महाराष्ट्र में भी मिल रहा है। उसका कारण ये है कि 45 तो रेबल इन्होंने निकाले हैं अभी अभी जो इनके जो ठीक पदाधिकारी है। हैं, और वो जीत नहीं पा रहे। ये बात उनको अंदर से काटे जा रही है। इसलिए वो अंट शंट बयान भी देते हैं और जो मूल मुद्दे हैं उनसे भटकाने का प्रयास करते हैं। ये हर बार होता है, आगे भी होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। जी नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सब के लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।